Hello students, welcome back everyone. So this is your teacher Anuradha Dubey back again with a very important and a very demanded topic, that is tenses. Why are tenses given so important while you are learning English language? Because they work as the foundation of tenses. आपने बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो हमारे पुराने लोग हैं जिन्होंने पुराने इंग्लिश पढ़ी हुई है, उनका ये मानना होता है कि अगर बच्चे को टेंसेस आते हैं तो फिर वो किसी भी तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिख भी सकता है और बोल भी सकता है। यहाँ हमारे जो स्पेशली सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, 9th 10th 11th 12th, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि अगर डायरेक्टली इंग्लिश आए या ना आए, लेकिन जब वो क्रिएटिव राइटिंग उन्हें करनी होती है तो दे आर सपोज टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज थ्रू सेंटेंसेस ओनली। तो ये वो तभी कर सकते हैं जब उनको इन सेंटेंसेस को फ्रेम करने का तरीका इफेक्टिवली और एक्यूरेटली आता होगा। ऐसे ही हमारे 12th क्लास से भी ऊपर हम चलते हैं, वो बच्चे जो किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग और भी सीजीएल, कई तरीके की जो कॉम्पिटिटिव तैयारियां बच्चे करते हैं, जिसमें एक मेजर पोर्शन होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला, एक होता है जिसमें आपको यू आर सपोज टू चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, या आपको सेंटेंसेस में से मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होता है। ये जो सारी एक्सरसाइजेस हैं, they are possible only if the student has a sound knowledge about tenses. So tenses work as a foundation of English language. इसे हम एक स्टोरी के थ्रू समझ सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा जो है वो घर में खेल रहा था, उसके फादर ऑफिस से थक के चूर होके लौटे। द चाइल्ड इंसिस्टेड दैट ही वांटेड टू प्ले विद हिज फादर। द फादर वाज सो टायर्ड कि उसने बच्चे को कई तरीके से समझाने की कोशिश की, अभी मैं थका हुआ हूं, बाद में खेलूंगा, थोड़ा टाइम दो मुझे। बट द चाइल्ड केप्ट ऑन इंसिस्टिंग, उसको कहता रहा कि मुझे डैड आपके साथ ही खेलना है, आपके साथ ही खेलना है। तो बच्चे को एंगेज करने के लिए फादर ने क्या किया, उसने उस बच्चे को एक मैप का टुकड़े दिए और उस बच्चे से कहा कि ये इन टुकड़ों को तुम जोड़ दो और एक मैप जो है वो तैयार करो। अगर तुमने सही मैप बनाया तो समझ लो कि मैं तुम्हारे, बस जब तक तुम ये मैप जो है रीअरेंज करके लाओ, फिर मैं खेलता हूं तुम्हारे साथ। द फादर वॉज थिंकिंग दैट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू द चाइल्ड टू रीअरेंज द पीसेस ऑफ द मैप। छोटा सा बच्चा है, हो सकता है उसको बहुत टाइम लगेगा। तो हुआ क्या, बच्चा विद इन नो टाइम द चाइल्ड वॉज बैक विद द रीअरेंज्ड पीसेस एंड द मैप वॉज कंप्लीटली एक्यूरेट। The father was baffled, he was astonished, ऐसे ये कैसे किया, बच्चा तो मेरा बड़ा गिफ्टेड है, उसने ऐसे कैसे कर लिया। He asked child, how did you manage to do this? बच्चे ने आंसर दिया, father, it was very simple. On the other side of the map, there was the picture of man, and I know where I am supposed to join the hands, the neck, the legs, or the body of a human. So it was very easy for me to rearrange the map that was given on the other side of the page. ये जो कहानी है, ये आपको बताती है कि कितने इम्पोर्टेंट है किसी चीज की बेसिक नॉलेज होना, क्योंकि बच्चे को अच्छे से पता था कि ह्यूमन बॉडी में हाथ, पैर, नाक, कान, गर्दन, पेट कहाँ होता है, उसने अरेंज कर लिया। तो बड़े आराम से वो दूसरी तरफ के उसका मैप भी रीअरेंज हो गया, दैट टू मीनिंगफुली, सक्सेसफुली। सेम चीज आती है आपके साथ, आप किसी भी तरीके की इंग्लिश लिखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश अटेम्प्ट करना चाहते हो, कंपटीशन में अटेम्प्ट करना चाहते हो, करेक्ट यूजेस ऑफ लैंग्वेज सीखना चाहते हो, इन सब के लिए जो बेसिक चीज रिक्वायर्ड है वो है द करेक्ट नॉलेज ऑफ tenses. इसीलिए the chapter of tenses is very important. But now the question arises, what are tenses? बहुत ज्यादा जानने वाले लोग भी, जिनको बहुत अच्छे से आइडिया है कि tenses के बारे में, tenses के uses के बारे में, वो भी
एक डेफिनेशन दे देंगे, या आपको कभी कई बार लगता होगा कि जब डेफिनेशन याद करनी है तो व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ लर्निंग। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि टेंसेस जो है वो एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से आखिर होते क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मैं यहां सबसे पहले आपको कुछ सेंटेंसेस लिखूंगी, क्योंकि हम डायरेक्ट डेफिनेशन पर कूदने से अच्छा है कि हम पहले समझें उस टॉपिक के फंक्शंस को जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। आई राइट अ लेटर, आई wrote a letter, I will write a letter, I have written a letter। ठीक है, तो 4 सेंटेंसेस मैंने यहां पर लिखे हैं। अब मेन बात पर हम आते हैं। सेंटेंसेस को समझने से पहले हम उनको ब्रेक कर लेते हैं यूजेस के बेस पर, उनके पार्ट्स के, सेंटेंस के पार्ट्स के बेस पे। तो आप देख सकते हो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे ही इसमें ये। ठीक, अच्छा, पहली बात हो गई, हमने सेंटेंसेस को बाइफरकेट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट्स प्रेजेंट इन अ सेंटेंस। तो ये सेंटेंस में 3 चीजें हैं। तो सबसे पहले हम पहली चीज देखते हैं, आई। आई जो है, आई इज द एक्टिंग सोर्स इन द सेंटेंस। आई इज द पर्सन, आई कैन बी अ पर्सन, यहां पर कोई चीज भी हो सकती है। आई इज द सोर्स ऑफ एक्शन। आई वो है जो एक्ट कर रहा है। ठीक है, आई इज एक्टिंग। ठीक है, और लेटर जो है, आई क्या कर रहा है, आई लेटर लिख रहा है। लेटर इज द समथिंग दैट इज एक्टेड अपॉन। ठीक है, ये काम करने वाला हो गया सेंटेंस में, और इस पर काम हो रहा है। अब बचा हमारे पास ये बीच वाला पोर्शन, जिसे हम कहते हैं वर्ब वाला पोर्शन। आप देखिए, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं जो सेंटेंस को डोमिनेट करता है और सेंटेंस में कोई काम करता है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जिस पर काम किया जाता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये तीसरा जो है ये वर्ब है। इसके अकॉर्डिंग किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। ये हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, ये तो हो गई पहली बात। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं, सब्जेक्ट जो होता है, जो काम करने वाला सेंटेंस में होता है, वो कोई नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट जो होता है, जिस पर काम हो रहा होता है, वो भी कोई नाउन भी हो सकता है और कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। अब जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं सारे सेंटेंसेस में कॉमन है, तो डिफरेंस आया कहां से? डिफरेंस आया आपके वर्ब पोर्शन में। यू कैन सी इन एवरी सेंटेंस कि डिफरेंस जो है वो है आपके वर्ब वाले पार्ट में। अब हम इस वर्ब वाले पार्ट को एनालाइज करते हैं। आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूं। आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। आई विल राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखूंगा। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा है या लिख चुका हूं। ठीक, अब आप देखिए कि पहले सेंटेंस में आपको पता चला मैं एक लेटर लिखता हूं। आपको 2 चीजें पता चली। एक तो पता चला टाइम, मैं लिखता हूं इसका मतलब मैं अभी लिखता हूं। ठीक है, और दूसरी चीज जो स्टेटस क्या है काम का, काम खत्म हो गया है या काम चल रहा है, लिखता हूं, तो इसका मतलब ये अभी कैसा है, इंडेफिनिट है। यानी काम का हमें स्टेटस पता चला कि काम कैसा है, अभी चल रहा है, निश्चित नहीं है कि खत्म हुआ है, जारी है या कितना है। दूसरा लिखो, देखो आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। पढ़ते ही क्लियर हो गया कि कब लिखा, पहले लिखा, पास्ट में लिखा, जो टाइम गुजर गया उसमें लिखा, आपको टाइम पता चला। अच्छा, पहले लिखा यानी लिखने का काम जो है वो पास्ट में खत्म हो गया, तो आपको स्टेटस पता चला कि काम जो है वो खत्म
हो चुका है। सेम तीसरे सेंटेंस में देखो, आई विल राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखूंगा, लिखूंगा मतलब जो टाइम आएगा उसमें लिखूंगा। तो टाइम पता चला कि ये आगे आने वाला टाइम है, और स्टेटस क्या पता चला, तभी शुरू करूंगा तभी लिखूंगा, डेफिनेट नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटस पता चल गया। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक लेटर लिख लिया है, तो लिख लिया है तो टाइम पता चला कि प्रेजेंट है। और कितना लिख लिया है, क्योंकि लिख चुका हूं, कंप्लीट हो चुका है, यानी काम जो है वो परफेक्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो काम का स्टेटस हो गया, एक्शन का स्टेटस हो गया कि वो काम कंप्लीट हो चुका है। कहने का मेरा ये मतलब है कि ये जो वर्ब वाला पार्ट है, ये आपको दो चीजों की इंफॉर्मेशन देता है कि एक तो उस वर्ब का, उस एक्शन का टाइम क्या है, वो एक्शन पहले हुआ है, अभी हो रहा है, या आगे आने वाले समय में होगा। और दूसरी चीज वो ये बताता है कि उस एक्शन का स्टेटस क्या है, वो एक्शन कंप्लीट होने के किस स्टेज पर है, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें कहां मिल रही हैं, इस वर्ब वाले पोर्शन में, और इसी को हम कहते हैं टेंसेस। इस यूजेस को, ये जो यूजेस हम वर्ब वाले पार्ट में सीखते हैं, वो यूजेस जो हमको टाइम ऑफ एक्शन बताता है और स्टेटस ऑफ एन एक्शन बताता है, उसी को हम कहते हैं टेंसेस, ठीक है। तो टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस वो होते हैं जो हमें किसी सेंटेंस में दो इंफॉर्मेशन देते हैं। नंबर वन इज द टाइम ऑफ एक्शन and the status of that action, status of the action, ठीक है। वही एक्शन जो है वो किस स्टेज पर है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपको टेंसेस में मिलती है। अब आप देख लीजिए, आपको कहीं भी कोई डेफिनेशन रटने, याद करने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सेंटेंस का वर्ब पार्ट जो आपको टाइम ऑफ एक्शन बताता है और स्टेटस ऑफ दैट एक्शन बताता है, वही आपका टेंसेस होता है, ठीक। तो यानी आप खुद बहुत बढ़िया तरीके से एबल हैं कि बिना डेफिनेशन रटे आप खुद बता सकते हैं कि आखिर टेंसेस है क्या। अब हम करते हैं टाइप ऑफ टेंसेस की, ठीक। टाइप ऑफ टेंसेस, तो टाइप ऑफ टेंसेस जो है वो हम इन्हीं तीनों के बेसिस पर निकालेंगे, ठीक। सबसे पहले हम करते हैं टाइम ऑफ एक्शन की बात। अभी पहले हमने जितने भी एग्जाम्पल्स किए, सारे एग्जाम्पल्स जो है वो 3 टाइम की बात कर रहे थे। हम वैसे भी अपने बचपन से टाइम के बारे में तो हमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, हमें अच्छे से पता है कि 3 टाइम होते हैं जिनकी हम बात करते हैं। एक टाइम जो बीत चुका, एक टाइम जो चल रहा है, और एक टाइम जो आने वाला है। तो इसके बेसिस पर टेंसेस जो है वो 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। नंबर 1 इज प्रेजेंट टेंस, ठीक है, जो समय है वही टेंस है। नंबर 2 इज पास्ट टेंस, एंड नंबर 3 इज फ्यूचर टेंस, ठीक। अब इस फ्यूचर टेंस के बारे में भी मुझे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना है कि फ्यूचर टेंस जो है हम पढ़ते आ रहे हैं, पहली अर्लियर क्लासेस में भी यू मस्ट हैव आल्सो रेड अबाउट ब्रीफली अबाउट टेंसेस। तो आपने पढ़ा होगा कि फ्यूचर टेंस जो है वो आपको पढ़ाया जाता है। फ्यूचर टेंस जो है, मैं ये कहती हूं कि फ्यूचर टेंस कोई भी डेफिनेट टेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पहली बात तो जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में हम वर्ब्स यूज करते हैं वो डेफिनेट हेल्पिंग वर्ब होती हैं, लेकिन फ्यूचर टेंसेस वर्ब में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और फ्यूचर टेंस में हम जो वर्ब यूज करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। तो ये पहली बात, तो ये इसलिए डेफिनेट नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये कि जब हम टाइम ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, काम होने की, तो फ्यूचर जब जो समय आया ही नहीं, वहां तो कोई काम हुआ ही नहीं, ठीक। तो हम कैसे कह सकते हैं जो जब वो काम हुआ ही नहीं तो उसका कोई डेफिनेट टाइम कैसे हो सकता है? इसीलिए फ्यूचर टेंस नहीं है। दूसरी चीज एक और होती है जो मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग बहुत यूज करते हैं,
फ्यूचर टेंस को मिनिमम यूज किया जाता है मॉडर्न इंग्लिश में। ठीक है, कैसे? आई एम गोइंग टू किल यू फॉर योर मिस्टेक। ठीक है, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस लेसन बाय इवनिंग, आई एम गोइंग टू डोनेट ऑल माई मनी इन चैरिटी। ठीक, तो ये क्या है? मैं अपनी पूरी पैसा चैरिटी में दे दूंगा, मैं शाम तक ये काम कर लूंगा, मैं तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें मार दूंगा। ये सब क्या है? देखिए गागा आ रहा है, लेकिन सेंटेंस में तो हमने कहीं भी पास्ट के फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स यूज नहीं किए हैं। कहने का ये मतलब है कि फ्यूचर टेंस जो है, और मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई एम गोइंग टू टीच यू टेंसेस टुडे, मैं आपको आज टेंसेस पढ़ाऊंगी। दिस इज क्वाइट करेक्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट आई विल टीच यू टेंसेस टुडे। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन जो पहले मैंने बोला वो भी बिल्कुल सही है। कहने का ये मतलब है कि फ्यूचर टेंस जैसा कोई डेफिनेट टेंस तो होता नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिकली स्टडी जो हमें करनी है उसके लिए फ्यूचर टेंस को भी हमें सीखना ही होगा। तो ये तो हो गए 3 मेन टेंसेस। अब हमने एक बात तो कर ली टाइम ऑफ एक्शन की, अब हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ एक्शन की, कि एक्शन के स्टेटस के बेसिस पर आपका काम जो है वो किस स्थिति में है, उसके बेसिस पर हम इसके कुछ अदर पार्ट्स भी बनाते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 and 4। काम किस किस स्थिति में हो सकता है? काम हो सकता है जैसे फर्स्ट सेंटेंस, आई राइट अ लेटर, यानी टाइम निश्चित नहीं है। तो निश्चित नहीं है इसका मतलब इंडेफिनिट। ठीक है, दूसरा था आई एम राइटिंग अ लेटर, काम कंटिन्यूड है, चल रहा है, जारी है, दैट मीन्स कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके बाद काम मैं लेटर लिख चुका हूं तो काम कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, तो परफेक्ट। और लास्ट होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब आपके पास कितने हो गए? नंबर 1, 2, 3 and 4। प्रेजेंट टेंस में 4 हो गए आपके पास। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन द सेम वे आपके पास्ट टेंस में भी आपके 4 फर्दर पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये कितने हो गए आपके? 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। ठीक है, और सिमिलरली फ्यूचर में भी आपको 4 पार्ट्स मिलेंगे। द फर्स्ट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको सीखना क्या है वो मैं आपको बताती हूं। 4 ये, 4 ये और 4 ये, 4 4 4 सीखने हैं, यानी आपको टोटल 12 टाइप ऑफ सेंटेंसेस फ्रेम करने सीखने हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि आपको कितने टेंसेस सीखने हैं? आपको ये 12 टेंसेस सीखने हैं। जल्दी से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। टेंसेस को टाइम ऑफ एक्शन के बेस पे 3 पार्ट्स में बांटा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अगेन स्टेटस ऑफ एक्शन, आपका काम कितना हो गया है, किस स्टेज में है, उसके बेसिस पर हमने 4 फर्दर पार्ट्स में बांटा है। इंडेफिनिट जिसमें निश्चित नहीं है काम कितना हुआ है, कंटिन्यूअस जिसमें काम जारी है, परफेक्ट जिसमें काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें काम कंप्लीट भी हो चुका है और कंटिन्यूड भी है। पास्ट टेंस में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ऐसे ही फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल वी आर सपोज टू लर्न 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस in order to write English effectively and speak English effectively and fluently. तो आगे के वीडियोस में हम 1 by 1 एक एक टेंसेस को कवर करेंगे।
और अच्छे से टेंसेस सीखेंगे ताकि हम बढ़िया से बढ़िया इंग्लिश लिख सकें और इंग्लिश जो है वो हमें टिप्स पर आ जाए।